म्यूचुअल फंड के सीईओ मिहिर वोरा सर इस समय स्टूडियोज में आपको मौजूद नजर आएंगे। लाइए जरा मिहिर सर को, वीरू को स्क्रीन पे। अब आप समझे क्यों कह रहा था, ये देखिए। मिहिर सर, गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। पिछले एक महीने से बहुत अच्छी रिकवरी भारतीय बाजार में, वो अप्रैल की स्टार्ट से जो तूल पकड़ा, अच्छा खासा रिकवर कर गया है। ट्रस्ट म्यूचुअल फंड में आप लोग बाजार की इस तेजी को कितना ट्रस्ट कर रहे हो? कितनी टिकाऊ दिखती है, कितनी दमखम है इस तेजी में? देखिए, काफ़ी चैलेंजिंग टाइम रहा है, मैं कहूँगा लास्ट पिछले 3 महीने। एक तो पहले हमने जो स्मॉल कैप मिड कैप में करेक्शन देखी। स्मॉल कैप मिड कैप आपको याद होगा कि दिसंबर तक तो अच्छा टिके थे। लार्ज कैप इंडाइसिस काफ़ी करेक्ट किए थे सितंबर से लेकर जनवरी तक, लेकिन स्मॉल कैप्स ने काफ़ी होल्ड ऑन किया था। लेकिन जनवरी के बाद जब ट्रंप की अनसर्टेनिटी, डॉलर की जो मूव हुई, उसकी वजह से स्मॉल कैप ने भी काफ़ी करेक्ट किया। तो हमने देखा ब्रॉड मार्केट काफ़ी करेक्ट किया है लास्ट 3-4 महीने में। अब हमें लग रहा है कि जो लार्ज कैप जो है वो थोड़ा रिकवर कर रहे हैं। 2-3 कारण है उसके। एक तो शायद जो ट्रंप की जो ट्रेड वॉर डिक्लेयर करी थी वो बैक ट्रैक हो रही है थोड़ी। ऐसा लग रहा है कि यूएस को भी समझ में आ रहा है कि ये इतना आसान नहीं है एक साथ इतना बड़ा शॉक देना इकोनॉमिक सिस्टम को। तो धीरे धीरे करके नेगोशिएशन मोड पे आ रहे हैं और बैक ट्रैक कर रहे हैं। तो वो जो सबसे पीक अनसर्टेनिटी थी, जो पीक रिस्क था, वो शायद चला गया है। और वो रिकवरी आ रही थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारा जो पहलगाम वाला एपिसोड हो गया टेररिज्म का, उसकी वजह से भी थोड़ी अनसर्टेनिटी आ गई है और वो अभी भी चालू है। बट बैकड्रॉप में ये है कि अब गवर्नमेंट और आरबीआई जो है हमारा, वो फुल ग्रोथ मोड में है। आप देख रहे हैं कि आरबीआई लिक्विडिटी भरपूर दे रही है बाजार में। ओएमओज 2-3 ओएमओ कर दिए जो एक्सपेक्टेड भी नहीं थे। तो क्लियरली ये सिचुएशन बन रही है कि इस टाइम पे हमें ग्रोथ पर फोकस करना है। वो गवर्नमेंट ने आरबीआई को क्लियर मैंडेट दिया और गवर्नमेंट की स्पेंडिंग भी आ रही है। हमने देखा मार्च में खास करके जो इंफ्रास्ट्रक्चर थे, जो डिफेंस में थे, काफ़ी ऑर्डर्स जो पेंडिंग थे वो रिलीज होने शुरू हुए हैं। अच्छी बात यह है कि लास्ट जून, पिछला जून 2024 और सितंबर 2024 के जो क्वार्टर्स थे, उसमें हमने देखा कि स्लो डाउन शुरू हो चुकी थी। मार्केट ने शायद बाद में रिएक्ट किया, लेकिन स्लो डाउन ऑलरेडी हो चुकी थी क्योंकि गवर्नमेंट की एक्टिविटी बहुत कम हो गई थी इलेक्शन की वजह से। तो वो एक काफ़ी लो बेस बन चुका है। तो जैसे हम जून 25 और सितंबर 25 में आएंगे तो वो लो बेस इफेक्ट अपने को फायदेमंद रहेगा। और जो फाइनेंशियल सिस्टम है उसकी तो लिक्विडिटी भरपूर एनीवे आरबीआई पंप कर रही है। तो एक अच्छा बेस बन रहा है इकोनॉमी को एक सिक्लिकल अपटर्न बनाने का। और मुझे लगता है कि मार्केट हमेशा थोड़ी 3-4 महीने एडवांस में इसको डिस्काउंट करती है, शायद इसलिए हम मार्केट में तो मतलब बेसिकली तमाम टेलविंड्स हैं इस समय बाजार में। ऐसा नहीं है कि टेलविंड्स नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा एक बेस बन चुका है, के साथ बाजार मूव एक बेस बन चुका है। तो वैसे बाजार इस बात को रियलाइज कर रहा है, ट्रम्प साहब जो भी कर रहे हैं, यूएस के लिए सरदर्द पड़ेगा, यूएस इकोनॉमी स्लो डाउन में जाएगी, यूएस इकोनॉमी में इन्फ्लेशन तूल पकड़ रहा होगा, उनकी दिक्कतें बढ़ रही होंगी, उनका डेट सर्विसिंग का चैलेंज बैठा रहेगा। ऐसे में यूएस वर्सेस इमर्जिंग मार्केट्स, यूएस वर्सेस इंडिया, हम ज्यादा स्वीटर स्पॉट में, ये इसीलिए एफआईएस के इन्फ्लोज आने शुरू हुए, ऐसा सोच के आ रहे हैं या फिर टेम्पररी है, वापस मामला गड़बड़ा जाएगा? आपकी तो चर्चा होती होगी, गोरे क्या कह रहे हैं? मुझे लग रहा है कि एक जो क्राइसिस ऑफ कॉन्फिडेंस है वो इतना जल्दी अंडू नहीं होता। क्राइसिस ऑफ कॉन्फिडेंस हमारी इकोनॉमी को लेकर नहीं, यूएस डॉलर पे खास करके। तो हमने देखा था कि जो एफआई की सेलिंग जो हम डर गए थे सितंबर 2024 से लेके जनवरी फरवरी तक, हमने भरपूर सेलिंग देखी एफआईआईस की। वो क्या थी? वो इसलिए थी क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन ये रहता है बाजार में कि जब यूएस में बॉन्ड यील्ड्स बढ़ते हैं तो डॉलर स्ट्रांग होता है और सारे जो एसेट्स हैं वो डॉलर की तरफ जाते हैं। वो हमने देखा सितंबर से लेकर जनवरी तक वैसे ही हुआ। डॉलर स्ट्रांग हो रहा था और यूएस बॉन्ड्स और यूएस इक्विटी में पैसे जा रहे थे। ये पहली बार हो रहा है कि अब हम इंटरेस्ट रेट्स काट रहे हैं, हम लिक्विडिटी दे रहे हैं, हमारा इन्फ्लेशन का प्रॉब्लम कम है। सारे प्रॉब्लम जो इमर्जिंग मार्केट के होते थे वो यूएस के दिख रहे हैं। वहाँ पे इन्फ्लेशन की इश्यू है, डॉलर वीकन हो रहा है, राइट, और ग्रोथ की इश्यू है और अनसर्टेनिटी, पॉलिसी अनसर्टेनिटी भी वहाँ सबसे ज़्यादा है। तो इमर्जिंग मार्केट में जो खास इंडिया जैसी इमर्जिंग मार्केट है, ब्राज़ील, रशिया में जो प्रॉब्लम होते थे वो आज यूएस में दिख रहे हैं। तो मेरे ख्याल से जो पिछले 2 महीने का मूव हमने देखा है कि डॉलर वीकन हो रहा है, उसकी वजह से न सिर्फ इंडिया बट काफ़ी सारी कंट्रीज में भी फ्लोज आ रहे हैं और मुझे लगता है कि ये कंटिन्यू रहेंगे। ठीक बात। अच्छा, आपने बिल्कुल सही कहा, वो ब्रॉडर मार्केट्स में काफ़ी करेक्शन, एक रीज़न ये भी था कि वैल्यूएशन स्ट्रेच्ड हो गए थे, शायद अर्निंग्स कैचअप नहीं कर रही थी, अर्निंग्स अभी भी, और सबसे इंपॉर्टेंट शायद फैक्टर बाजार के लिए कि अर्निंग्स की रिकवरी आना शुरू, अब तक तो नदारत है।
थोड़ा बहुत दिक्कतें जितनी वो स्टेबलाइज जरूर हो रही होंगी, तो एट ट्रस्ट म्यूचुअल फंड आप लोग कब तक, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट बाकी सब फेरिफेरल एक्टिविटीज हैं, अर्निंग सुधर गई तो सारा पैसा, सारा मूड, सब कुछ सुधर जाएगा। अर्निंग्स रिवाइवल कब तक होगा मीर सर? जैसे मैंने कहा ना, इसमें दो पार्ट्स हैं। एक तो निफ्टी है जो लार्ज कैप्स हैं, और एक ब्रॉडर मार्केट है। ठीक है। सो हम जब टिपिकली बात करते हैं तो निफ्टी अर्निंग्स की बात करते हैं। तो निफ्टी अर्निंग्स इवन जो मार्च क्वार्टर, जो अभी पिछला मार्च क्वार्टर गया, उसमें भी लो सिंगल डिजिट की ओवरऑल अर्निंग्स आएंगी, राइट। लेकिन जैसे मैंने कहा, ब्रॉडर मार्केट ने इतना बुरा नहीं किया है। मुझे अभी भी लग रहा है कि जो स्मॉल कैप इंडेक्स है फॉर एग्जांपल, उसकी अर्निंग्स ग्रोथ नेक्स्ट 2 इयर्स के लिए 15% आ सकती है। तो बेसिकली ट्रस्ट म्यूचुअल फंड में इसका मतलब है कि आप ब्रॉडर मार्केट्स में आइडिया ज्यादा टटोल रहे हो, ऐसा है? स्टॉक पिकिंग कर रहे हैं, बेसिकली स्टॉक स्पेसिफिक जा रहे हैं, स्टॉक पिकिंग कर रहे हैं, क्योंकि ब्रॉडर मार्केट में स्कोप काफी ज्यादा है स्टॉक पिकिंग का। तो स्टॉक बाय स्टॉक, सेक्टर बाय सेक्टर हम देख रहे हैं कि अर्निंग्स कहाँ है। क्योंकि ऐसा तो नहीं होता कि 5000 स्टॉक्स हैं, उसमें से 1100 स्टॉक्स ऐसे हैं कि जिसकी मार्केट कैप भी 2000 करोड़ से ज्यादा है, तो रेलेवेंट स्टॉक्स हैं। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि 1100 स्टॉक्स में से हमें कुछ भी ना मिले स्टॉक पिकिंग में। तो हम छानबीन करके एक पोर्टफोलियो 50 से 60 स्टॉक्स का बनाने का ट्राई करते हैं बाय शेयर बॉटम अप अप्रोच करके। अच्छा, वीरू भी हैं दिल्ली में, आपसे बातचीत करना चाहते हैं। वीरू नहीं, वीरू तो है ही, वो कोटी मैच करा दी तो उसमें पता नहीं जरूरत क्या है कि वीरू। अरे हाँ, कोटी तो मैच हो गई है। सिर्फ कोटी मैच नहीं कराई है भाई साहब। हाँ, व्यू भी मैच होना चाहिए। अच्छा, मैं जैसे आप कहते हैं ना पोर्टफोलियो की बात में लीजिए, एक प्राइस पे थोड़ा रिस्क भी लेते होंगे आप कहीं ना कहीं। लुक एट मारुति, एक बार मारुति को लेके आइएगा। ये सब कंपनियां चिंतित थीं वॉल्यूम्स को लेकर, सेल्स को लेकर। स्पेशली मारुति ने कहा कि जनाब हम ऑल्टो की, वैगनार के, बलिनो के नंबर से थोड़ा सा परेशान है। आखिरकार हमारे लिए एसयूवीज कितना वॉल्यूम जनरेट करेंगे? ऑटो पे क्या कॉल ले रहे हैं आप इस वक्त? ऑटो में हम ज़्यादा फोकस कर रहे हैं जहाँ पे हमें विजिबिलिटी ज़्यादा है। तो एज ऑफ नाउ एसयूवीज जो है उसके सेल अभी भी रेजिलेंट है, ट्रैक्टर्स वगैरह के सेल अभी भी रेजिलेंट है। और विद इन ऑटो, एक ऑटो एनसीडी एक सेक्टर है जहाँ पे मिड कैप स्मॉल कैप पे काफ़ी अच्छी चॉइसेस है, और वहाँ पे कंपनीज ऐसी भी हैं जो अच्छी वॉल्यूम ग्रोथ कर रही हैं, नए प्रोडक्ट लाइंस में जा रही हैं। तो ऑटो एंसिलरी पे हमारा ज़्यादा फोकस है विद इन द ऑटो स्पेस। और जो OEMs है उसमें हम ट्रैक्टर्स और SUVs की ज़्यादा फोकस जो कंपनी है उस पर हम एक्सपोजर ले रहे हैं। पैसेंजर व्हीकल्स, कार एज वेल एज टू व्हीलर्स पे हमारा एक्सपोजर कम है। अच्छा, ये इस प्राइस पे सर, क्योंकि आपने शुरुआत इस चर्चा की आशीष के साथ जब की थी, आपने RBI के एक्शन, सरकार के एक्शन, लिक्विडिटी पर्याप्त मात्रा में झोंकना, उससे शुरुआत की थी। आपने B2 के नंबर भी देखे होंगे, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व के। बजाज थोड़ा सा डिसअपॉइंट होता उससे। क्या इस प्राइस पे, क्योंकि ये दोनों स्टॉक्स ऑल टाइम हाई पर हैं, ये दोनों स्टॉक्स और ये स्पेस मोर और लेस, आप देखिए लुक एट चोला, B2, आप मनापुरम को देखिए, आप मुथूट को देखिए, कंसिडरिंग गोल्ड वहाँ पे एडवांटेज था उनके पास। इन्होंने अक्टूबर से लेकर अप्रैल तक के फेस में भी सरेंडर नहीं किया था। इस प्राइस पे आपका NBFCs पे आउटलुक क्या है? बिल्कुल। तो NBFCs एंड मैं एक और भी जो दूसरा सेगमेंट है, लेंडर्स इन जनरल, जो कि प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं, लार्ज प्राइवेट सेक्टर बैंक्स खास करके, उस पर हमारा व्यू काफ़ी पॉजिटिव है। और जैसे हमने डिस्कस किया, इसकी मेन रीज़न ये है कि RBI जो काफ़ी स्ट्रिक्ट हो चुकी थी लिक्विडिटी रखने में, क्रेडिट ग्रोथ को कंट्रोल करने में पिछले साल, NBFCs को भी कहा गया था कि आप अनसिक्योर्ड लोन्स पे फोकस मत करो, ग्रोथ रेट कराओ। तो मेरे ख्याल से ये 2-3 फैक्टर्स थे, टाइट लिक्विडिटी, RBI के जो लिक्विडिटी रेशियोज थे उसमें RBI ने कहा कि थोड़ा और टाइट करेंगे, अनसिक्योर्ड लोन्स पे ग्रोथ कम करेंगे। तो ये सारे फैक्टर्स NBFC और बैंक के लिए नेगेटिव थे, और ये तीनों फैक्टर्स मैं कहूँगा अब दूसरी ओर जा रहे हैं। तो लिक्विडिटी ईज हो रही है, जो टाइटनेस थी, जो इन टर्म्स ऑफ स्ट्रिक्ट रेगुलेशन वाइज, वो भी थोड़े ईज कर रहे हैं। तो क्लियरली RBI कह रही है कि अब जाके ग्रोथ करेंगे, क्योंकि इकोनॉमी की इसकी ज़रूरत है। तो उसमें जो लार्ज NBFCs हैं और जो लार्ज प्राइवेट सेक्टर बैंक्स है, उसको काफ़ी फायदा हो सकता है। जाते जाते मेरे जहन में एक सवाल, अब तो समय बचा नहीं है, पीक अनसर्टेनिटी का समय पीछे चला, एटलीस्ट टैरिफ्स के फ्रंट पे जो आपने कहा, एक्सेप्ट फॉर द बॉर्डर इशू। अब हाँ, वो मैं सिर्फ टैरिफ के लिए मैं कह रहा था। चाइना के एडमिनिस्ट्रेशन ने आज कह दिया है हाँ हम US से बातचीत करेंगे, अभी तक तो वो मना कर रहे थे। चाइना US की दोस्ती हो गई या टैरिफ में कुछ सहमति बन गई, तो हमारे लिए मेरे ख्याल से एक टेलविंड बन रहा था उनका सरदर्द। ऐसा तो नहीं रहेगा मामला फिर ठंडा पड़ जाए अपना? नहीं, चाइना तो कंप्लीटली आउट ऑफ द क्वेश्चन है, दोस्ती होने की बात ही नहीं है। दोस्ती मतलब दोनों में टैरिफ रिलेटेड कुछ डेवलपमेंट ऐसा थॉ हो जाए रिलेशनशिप्स? नहीं, देखिए उसमें क्या है कि स्ट्रक्चरली US हैज़ टू गो अवे फ्रॉम चाइना।
अब वो 1 साल में जाएगा कि 5 साल में Eventually जाएगा, अपने वही लिए कॉल फायदा लेना ही होना है, वही ऐसा कॉल। रखें stock नेट नेट इंडिया को स्ट्रक्चरली तो फायदा होना ही होना है। मेहर सर, मजा आता है आपसे बातचीत करके, लेकिन समय थोड़ा कम है। थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। ऑलवेज अ प्लेजर।